जिसको बहुलक कहते हैं, वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पॉलीमर कई बार नाम सुना होगा बहुलक, और 10th में आपने कुछ बहुलक के एग्जाम्पल, कुछ रिएक्शन भी देखी होगी। ठीक है, बहुलक होता क्या है? पॉलीमर, पॉली ग्रीक वर्ड से पॉली, पॉली पॉली से क्या बना हुआ है? मैनी। पॉली मीन्स बहुत सारे, और मर यानी सिंगल यूनिट जो कि रिपीटेड होती है। ठीक है, सिंगल यूनिट जो कि क्या होती है? रिपीट होती है, पुनरावृत्ति जिसकी होती है ना। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह की यूनिट हो, अलग अलग यूनिट भी हो सकती है, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर हम अपनी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत सारे हम पॉलीमर यूज़ करते हैं। आप देखिए, आप जब सुबह उठते हैं तो आप ब्रश करते हैं, तो ब्रश के जो ब्रिसल से जो ब्रश प्लास्टिक का बना हुआ है वो भी क्या है? एक पॉलीमर है। ठीक, आप बकेट यूज़ करते हैं नहाने के लिए, तो वो जो बाल्टी बनी हुई है वो भी प्लास्टिक है जो कि एक पॉलीमर है। हर चीज़ में आप पॉलीमर यूज़ करते हो। हमको पॉलीमर की इस तरह की आदत हो गई है कि उसके बिना हमको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे आपको पता है पॉलीथीन, हम पॉलीथीन के लिए कहते हैं कि पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी चाहिए, बैन भी लग गया था उस पर, लेकिन हम पॉलीथीन के बिना हमको अधूरा लगता है। कोई भी चीज़ हो, कोई सामान लाना हो तो फटाफट हमको पॉली बैग देना। कहीं हम कहीं भी कुछ भी सामान लेने गए तो अगर वो कागज़ की थैली भी पकड़ाते हैं तो वो हमको जमती नहीं, हमको डर लगता है कागज़ की थैली फट जाएगी, तो पॉलीथीन होती तो ज़्यादा बेटर रहता। तो वो पॉलीथीन किसकी बनी हुई है? वो भी क्या है? एक पॉलीमर है, जो कि इथीन आप पढ़ चुके हो ना। एथीन, एल्कीन का जो पहला सदस्य है वो क्या है? एथीन। ठीक है, एथीन के बहुत सारे यूनिट्स मिलकर क्या बनी हुई है? पॉलीथीन। ठीक, तो इस चैप्टर में हम वही सब चीज़ पढ़ेंगे कि जो बहुलक है वो बहुलक का क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह का वर्गीकरण उसमें किया गया है, या इनको किस तरह से बनाया जाता है, और इनकी कुछ केमिकल रिएक्शन। अपन बहुत सारे बहुलक यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जो कुकर के हैंडल्स होते हैं, ब्लैक कलर के कुकर के, तवे के, और सबके जो फ्राई पैन होता है उनके हैंडल आपने ब्लैक कलर के देखे होंगे, जिसको हम जब गैस पे रखते हैं तो अगर वो ब्लैक कलर का हैंडल नहीं हो तो हमारा हाथ जल जाता है, थोड़ी देर में वो मेटल की जो भी है स्टील वगैरह गर्म हो जाता है और हम उसको पकड़ नहीं सकते। लेकिन जब हम कुकर का हैंडल पकड़ते हैं तो वो ब्लैक वाले हैंडल से हम आसानी से पकड़ सकते हैं, हमको गर्म नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें क्या है? वो क्या है? बेकेलाइट। बेकेलाइट भी क्या होता है? एक पॉलीमर होता है। इसी चैप्टर में हम बेकेलाइट भी पढ़ेंगे, क्या उसका स्ट्रक्चर क्या है बेकेलाइट का, और बहुत सारी चीज़। रबर भी एक तरह का पॉलीमर होता है। तो पॉलीमर रबर का भी हम पूरा पढ़ेंगे कि रबर को हम कैसे अच्छे से बना सकते हैं, उसके जो गुण हैं उनकी गुणवत्ता को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इनके कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर में क्या होता है? पॉली यानी ये ग्रीक वर्ड है जो कि मैनी यानी कई, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं। और वो जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल जो एक मॉलिक्यूल, मैंने बोला बहुत सारे मॉलिक्यूल, तो बहुत सारे यानी उसमें एक एक मॉलिक्यूल तो होगा। सपोज मैं कह रही हूँ ये बहुत सारे मॉलिक्यूल इसमें जुड़े हुए हैं। अब जुड़े हुए हैं तो ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो ये एक एक जो मॉलिक्यूल है इनको हमने क्या कहा? एकलक, मोनोमर जिसको बोला जाता है। जैसे ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जॉइंट हो जाते हैं तो इससे जॉइंट होकर ये क्या बना रहे हैं? बहुलक बना रहे हैं। तो इसका जो एक सिंगल यूनिट है, इस सिंगल यूनिट को हमने क्या कहा? मोनोमर, एकलक। तो पॉलीमर जब बनते हैं तो कई एकलक यूनिट्स आपस में जॉइंट होती है। अब वो जॉइंट किस तरीके से होती है उसके बेसिस पे हमने उसका वर्गीकरण भी किया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें क्या होता है? इसमें जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि मैक्सिमम जैसे हम देखते हैं
कार्बनिक यौगिक हम देखते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में भी अपन ने सुना है कि कार्बन का जो नेचर है वो क्या है, चेन बनाने का होता है। एक कार्बन से दूसरा कार्बन, दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह की कार्बन की चेन बनती चली जाती है और बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। तो पॉलीमर जो है वो हम एक बड़े मॉलिक्यूल यानी वृहद अणु को भी कह सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एक वृहद अणु पॉलीमर हो। इसको डिस्कस करेंगे कि हर एक पॉलीमर जो है वो वृहद अणु हो सकता है, बड़ा अणु हो सकता है, लेकिन सारे बड़े अणु पॉलीमर हो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते। बहुत सारे पॉलीमर हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया पॉलीथीन है, आपने नायलॉन नाम सुना होगा। जो भी हम टेरिकॉट के कपड़े सुने, टेरिलीन, पॉलिस्टर, पीवीसी, बहुत सारी चीज़ें हर जगह पर हम पॉलीमर यूज़ करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में देखो तो आप जो कृत्रिम अंग बनते हैं, जैसे किसी का हाथ नहीं है तो उस नकली हाथ जो बनाया जाता है, नकली पैर जो बनाया जाता है, उन सब में भी पॉलीमर को यूज़ किया जाता है। हर जगह पर कहीं ना कहीं पॉलीमर यूज़ किया जाता है। हमने अपने डेली लाइफ में भी देखा कि कई जगह पे हम पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं। तो पॉलीमर क्या होता है, बहुत सारे मोनोमर मिलकर पॉलीमर का निर्माण करते हैं। और इन पॉलीमर में कौन सा बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड उसमें होता है, सहसंयोजक बंध इसके अंदर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से जुड़ते हैं, क्योंकि हमने कई रिएक्शंस देखी है, हमने योगात्मक अभिक्रिया देखी है, उस योगात्मक अभिक्रियाओं में भी हमने देखा है कि उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, किस तरीके से वो जॉइंट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका वर्गीकरण भी करते हैं। एक प्रोसेस होती है पॉलीमराइजेशन, जिसको बोला जाता है बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पॉलीमराइजेशन। बहुलीकरण क्या होता है, एक प्रोसेस जिसमें बहुलक का निर्माण होता है। अब बहुलक का निर्माण किस तरीके से हुआ है, तो उसके आधार पर भी एक वर्गीकरण होता है। तो बहुलक क्या होते हैं और इसका वर्गीकरण क्या होता है, इसके आगे हम इसका वर्गीकरण देखते हैं। अब पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अलग अलग आधारों पर दिया है, जैसे कुछ उसके संश्लेषण कैसा हुआ, किस तरह से बहुलक का निर्माण होता है। और मैंने पहला क्लासिफिकेशन लिया है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स या ओरिजिन, या तो वो किस तरह से, कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, हमको पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, किस जगह से वो हमको मिल रहे हैं, वो पॉलीमर। ठीक है, तो इसको 3 भागों में बांटा है। नेचुरल पॉलीमर, जिसको प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, समझ में आ रहा है नाम से ही कि जो हम नेचर से हमें मिल रहे हैं, पेड़ पौधों से मिल रहे हैं या जीव जंतुओं से मिल रहे हैं। जैसे कपास, जो हमको रुई मिलती है वो हमको पौधों से प्राप्त होती है, तो वो क्या हो गया, नेचुरल पॉलीमर में आ गया। ऐसे सिल्क आपको पता होगा, सिल्क के धागे बनते हैं, साड़ियाँ बनती है, बहुत सारी चीज़ें, सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, उन कपड़ों से बहुत सारी साड़ी, सूट्स सभी बनाए जाते हैं। ऊन, सेलुलोज, ये सब हमको कहाँ से, या तो जंतुओं से मिल रहे हैं या पेड़ पौधों से मिल रहे हैं। तो ये नेचुरल पॉलीमर जो कि हमें नेचर से मिल रहे हैं, जीव जंतुओं से मिल रहे हैं, पेड़ पौधों से मिल रहे हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक पॉलीमर, जिसको संश्लेषित बहुलक कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा, संश्लेषित, बनाना, कैसे संश्लेषण हुआ है। तो संश्लेषित के आधार पर पॉलीथीन, नायलॉन जो कि बनाया जाता है, हमको प्रकृति से नहीं मिल रहा है, लेकिन जो चीज़ हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है उसको हम बना रहे हैं, बना के मानव द्वारा जो निर्मित है पॉलीमर, वो किस में आ जाएंगे, संश्लेषित बहुलक में। जैसे नायलॉन, वो भी मानव निर्मित है, नायलॉन की कई चीज़ें बनती है। पीवीसी, आपने पॉलीवाइलिन क्लोराइड सुना होगा,
पीवीसी के कई चीज़ें बनती है, पाइप्स बनते हैं, पॉलीथीन भी अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, अर्ध संश्लेषित, जो कि क्या होते हैं, हमको प्राप्त तो क्या हो रहे हैं प्रकृति से, इन दोनों के बीच की स्थिति यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहाँ से प्राप्त होने के बाद उसके कुछ गुणों में और सुधार करना, उसको अच्छे से उसके गुणों में कुछ डेवलपमेंट कि कुछ अच्छा उससे और ज़्यादा अच्छा बन सके। जैसे रबर आपने सुना है कि हमको प्रकृति से मिलता है, नेचर में भी आ रहा है रबर ना, हमको पेड़ पौधों से रबर मिलता है, लेकिन जो रबर पेड़ पौधों से मिलता है उसमें बड़ा लचीलापन होता है, उसको हम कहीं भी ज़्यादातर उसको यूज़ नहीं कर सकते। हम रबर को यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी उसमें हार्डनेस भी होनी चाहिए, तो वो सारी जो उसकी रबर की गुणवत्ता है उसको किस में सुधारा जाता है, उसको मानव द्वारा सुधारा जाता है, तो वो क्या हो गया अर्ध संश्लेषित। हमको प्राप्त तो प्रकृति से हुआ है, लेकिन उसको प्रकृति से प्राप्त होने के बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं जिससे हमको अर्ध संश्लेषित पॉलीमर प्राप्त होते हैं। उनके एग्जाम्पल्स है गन कॉटन, ठीक है, ये एक सेलुलोज, जो यहाँ पर मैंने नेचुरल इसमें लिखा है बहुलक में, तो सेलुलोज है, उस सेलुलोज का नाइट्रो व्युत्पन्न है, जो नाइट्रो समूह जो होते हैं उस समूह से इसकी क्रिया कराई जाती है और क्रिया कराने पर एक नाइट्रोसेलुलोज प्राप्त होता है जिसको गन कॉटन कहते हैं। ऐसे ही वल्कनीकृत रबर क्या होता है, जो रबर प्राप्त होता है उस रबर की सल्फर से क्रिया कराई जाती है जिसे वल्कनीकृत रबर कहते हैं। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे वल्कनीकृत रबर किस तरह से बनाया जाता है। तो ये सारे जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं ये किस पर बेस्ड थे, ये सोर्स पर बेस्ड है कि ये चीज़ें, ये बहुलक कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑन टाइप्स ऑफ मोनोमर कितने हमने लिए हैं। इसमें 2 टाइप के हैं, होमोपॉलीमर जिसको समबहुलक कहते हैं और दूसरा है कोपॉलीमर जिसे सहबहुलक कहते हैं। होमो यानी समान, एक ही तरह के पॉलीमर इसमें होते हैं, एक ही तरह के एकलक इसमें काम में लिए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि पॉलीमर जब बनते हैं तो उसमें जो एक छोटी यूनिट होती है, जैसे कि हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसमें ईंट लगा रहे हैं, ईंटों की दीवार बना रहे हैं, तो वो एक छोटी यूनिट क्या है उसकी ईंट, ठीक है ना। पत्थर लगा रहे हैं, पत्थर का घर बना रहे हैं, तो पत्थर उसकी एक छोटी यूनिट हो गई, फिर पत्थर जुड़ कर बड़ी इमारत बन रही है। तो इसी तरह से जो पॉलीमर बन रहे हैं, जो बृहद अणु बन रहे हैं, वो क्या है एक छोटी यूनिट से मिलकर बने हैं। वो यूनिट क्या कहला रही है, एक सिंगल यूनिट जिससे मिलकर वो बने हैं वो कहला रही है मोनोमर। क्या बोल रहे हैं उसको, मोनोमर, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकलक, ठीक। तो इसमें क्या होते हैं, समान एकलक होते हैं। जितने भी हमने एकलक मिलाए, हमने 10 मिलाए, 20 मिलाए, जितने भी एकलक मिला के वो बहुलक का निर्माण हुआ है वो सारे एकलक समान होंगे, ठीक। और कोबहुलक में क्या होता है, अलग अलग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रकार के एकलक हो सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे पॉलीथीन, हमने यहाँ पर पॉलीथीन, ये एथीन का एक मॉलिक्यूल लिया है, इसको मैं N अणु लिख देती हूँ, N यानी बहुत सारे, नंबर ऑफ एथीन हमने लिए हैं जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। अब एथीन में क्या होता है, एथीन से दूसरा मॉलिक्यूल एथीन का जुड़ा ना। मैं कुछ अभिक्रिया ऐसे बता चुकी हूँ, उस अभिक्रिया का नाम आपको शायद याद हो, मैं कुछ याद दिलाती हूँ। जब एक पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इससे 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। सपोज मैंने एक यहाँ एथीन मॉलिक्यूल और मैं आपको लेके बता रही हूँ, 2 नहीं लेते, कई सारे लेते हैं, 2 से ज़्यादा लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 2 का एग्जाम्पल लेके आपको बताया है। कैसे हो रहा है कि N मॉलिक्यूल जब हम ले रहे हैं तो सपोज इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ
और इससे 2 नए सिग्मा बॉन्ड बने। तो इधर भी एक नया एथीन मॉलिक्यूल और इधर भी एक नया एथीन मॉलिक्यूल इससे जॉइंट हो जाता है। मैंने यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करा है, तो यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में हो गया सिंगल बॉन्ड। अब इधर भी और इधर भी, इस साइड से, दोनों साइड से दूसरा नया एथीन मॉलिक्यूल जॉइंट होता है। फिर उसके पास वाले का भी इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर वो नया एथीन मॉलिक्यूल उससे, फिर उसके पास वाले के साथ भी ऐसा होता है, इधर भी ऐसा होता है। तो एक लंबी चेन बनती चली जाती है और बहुलक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो मैंने एकलक लिया है, वो एकलक कौन सा लिया है? एथीन। और सारे जो मॉलिक्यूल लिए मैंने, जितने भी एकलक लिए मैंने, चाहे 4 लिए मैंने, चाहे 10 लिए, 20 लिए, जितने भी लिए उसको मैंने n लिख दिया है ना। नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है उसके लिए हमने n यूज करा है, जितने भी हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बन जाएगा। 20 ले रहे हैं तो 20 यहाँ पर मॉलिक्यूल आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर जैसे ये एथीन लिया है, अब हम अगला मॉलिक्यूल जो इससे ज्वाइंट हो रहा है वो मॉलिक्यूल भी क्या है? एथीन है। जो तीसरा ज्वाइंट हो रहा है वो भी एथीन है, चौथा ज्वाइंट हो रहा है वो भी एथीन है। तो ये क्या है? एक समान इकाइयाँ एक साथ ज्वाइंट होती चली जा रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं? समबहुलक। यानी एकलक इसमें कैसे होंगे? समान होंगे। जो इसमें हम मोनोमर यूज कर रहे हैं वो मोनोमर क्या होंगे? मोनोमर यूनिट्स समान होगी, एक जैसे इसमें मोनोमर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? होमोपॉलीमर या समबहुलक। ठीक इसी तरह से सहबहुलक, जैसे हमने यहाँ एथीन के ही बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए तो पॉलीथीन का निर्माण हुआ। तो इसमें यहाँ पर क्या होते हैं? जो भी हम एकलक ले रहे हैं वो सारे एकलक समान नहीं है, वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं नायलॉन 66 का। ये एग्जाम्पल किसका था? पॉलीथीन के निर्माण का। पॉलीथीन जिसका निर्माण किससे हुआ? एकलक यूनिट क्या थी इसकी? एथीन। इसकी एकलक यूनिट क्या थी? एथीन। मोनोमर क्या था इसका? एथीन। इसी तरह से नायलॉन 66 का एग्जाम्पल लेते हैं। नायलॉन 66 जिसको लिखा जाता है 66 क्यों लिखा जाता है ये भी बताती हूँ। पहले हम इसमें देखते हैं इसका एकलक किन एकलक से मिलकर ये बना हुआ है। इसमें एक होता है हेक्सामेथिलीन डायमीन, ये CH2 होल 6, यहाँ NH2, यहाँ NH2 प्लस एडिपिक अम्ल CH2 होल 4 और COOH। ये है एडिपिक अम्ल और ये है हेक्सामेथिलीन डायमीन। ठीक है, हेक्सामेथिलीन CH2 कितने हैं? 6, इसलिए मैंने इसको होल 6 लिखा है। CH2 कितने हैं? CH2 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 3 4 5 और ये 6, इसलिए इसको क्या लिख दिया? होल 6 लिख दिया। और इस कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से NH2 और लास्ट कार्बन से भी NH2, किसी को भी आप फर्स्ट बोल सकते हो। तो यहाँ पर NH2 जुड़े हुए, तो हेक्सामेथिलीन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, हेक्सामेथिलीन डायमीन। ठीक, इसको बोलते हैं एडिपिक अम्ल। अब इन दोनों के मिलने से क्या बना है? नायलॉन 66। यहाँ पर एथीन के ही मॉलिक्यूल ज्वाइंट हो रहे थे, इसको ऐसे लिख देते हैं कि n मॉलिक्यूल इससे ज्वाइंट होते चले जाते हैं। यहाँ पर n मॉलिक्यूल ऐसे ज्वाइंट होते चले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ से एक H, ये देखो, इस H को मैं H2 था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। अब इधर जो H है उसके साथ भी ऐसे ही होगा। जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल यहाँ पर हेक्सामेथिलीन डायमीन लिया है, तो इसके पास जब मैं ज्वाइंट करूँगी अगला मॉलिक्यूल, क्योंकि हम पॉलीमर पढ़ रहे हैं, पॉलीमर यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो अभी तो मैंने बोर्ड पे सिर्फ 2 लिखे हैं,
क्योंकि वो 2 से ज़्यादा है तो वो चैन बना रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो H है, ये जो NH2 है, इसके इस तरफ कौन जुड़ेगा? वापस एडिपिक एसिड। और एडिपिक अम्ल जहाँ पर है उसके उस तरफ कौन जुड़ेगा? हेक्सामेथिलीन डायमीन। मैंने दोनों बता दिए हैं। हेक्सामेथिलीन डायमीन के इस तरफ हेक्सामेथिलीन डायमीन सेंटर में है और इसके दोनों तरफ क्या है? एडिपिक एसिड। ऐसे ही एडिपिक एसिड सेंटर में है और इसके दोनों तरफ क्या है? हेक्सामेथिलीन डायमीन। ठीक है, जैसे यहाँ एडिपिक अम्ल है तो इसके इस तरफ भी मैंने हेक्सामेथिलीन डायमीन बनाया और इसके उस तरफ भी मैंने हेक्सामेथिलीन डायमीन बनाया। ठीक है, अभी मैं दो को लेके यहाँ पे समझा रही हूँ। हमको करना क्या होता है कि ये जो NH2 है इसका एक H और COOH का OH, ये दोनों यहाँ से निकाला, एक वाटर मॉलिक्यूल। अब इसको कर दो आप ज्वाइन, यहाँ से भी एक H कम कर दो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बहुलक, तो यहाँ से एक H कम करके यहाँ बॉन्ड बना दिया। इसका मतलब ये कि ये H दूसरे COOH से, एडिपिक एसिड के दूसरे COOH के OH के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है और लंबी चेन बनाता चला जाता है। तो हमने इसको इस तरह से समझाया है। अब ये हो गया CH2 होल 6 NH, यहाँ से H तो कम हो गया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो इस H के साथ कौन जुड़ रहा है? OC। फिर CH2, ये तो यहाँ से निकल गया, इस H के बाद क्या आया? OC, और इस O से क्या जुड़ा हुआ? CH2 होल 4, ये CH2 होल 4 और इधर से भी क्या हो जाएगा? CO, क्योंकि यहाँ इसके पास कौन है? हेक्सामेथिलीन डायमीन है, तो डायमीन का जो H है वो H इसके OH को ले लेगा, तो यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया? CO। मैंने सिर्फ इतना बताया, इसी के जैसे ऐसे आप जोड़ते चले जाओ तो वो नायलॉन 6 का निर्माण हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक, अब नायलॉन 6 क्यों कहा है? देखो, जो हमने दो तरह के ये कितने प्रकार के एकलक से जुड़ा हुआ है? 2 प्रकार के एकलक है। कौन कौन से? एक तो लिया है हमने हेक्सामेथिलीन डायमीन, हेक्सामेथिलीन डायमीन, और दूसरा लिया है एडिपिक एसिड। तो 2 प्रकार के एकलक है, इसमें एक प्रकार का एकलक था कौन सा? एथीन, और यहाँ पे 2 प्रकार के एकलक है, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। ठीक, तो अब यहाँ पर हेक्सामेथिलीन, नाम हेक्सामेथिलीन है, हेक्सामेथिलीन कितने कार्बन? 6 कार्बन, और आप इस मॉलिक्यूल को काउंट करो, इसमें कार्बन कितने हैं? 4 तो हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 5 और 6, यानी 6 मॉलिक्यूल वाले 2 मोनोमर हमने लिए, 6 कार्बन वाले 2 मोनोमर हमने लिए हैं, तो उससे नायलॉन का निर्माण हुआ, और उन दोनों मोनोमर में 6 कार्बन थे, इसलिए इसको नायलॉन 6 कहा है। ठीक है, तो नायलॉन 6 जो है वो किसका एग्जाम्पल है? कोपॉलीमर, सहबहुलक। एक बार फिर से देखते हैं, समबहुलक का मतलब होता है कि जितने भी मोनोमर से मिलकर पॉलीमर बना है वो सारे मोनोमर एक ही प्रकार के होंगे, और सहबहुलक का मतलब होता है कि जितने भी मोनोमर से मिलकर बनाए वो सारे समान नहीं हो सकते, 2 या 2 से अधिक प्रकार के हो सकते हैं। और भी कई एग्जाम्पल है, टेरिलीन भी इसी तरह का एग्जाम्पल है। आगे हम इसके जब वो पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे तब हम इसको और आगे डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन यानी बहुलक का निर्माण किस तरह से हो रहा है, बहुलक किस तरह से निर्मित हो रहे हैं, उस प्रोसेस के बेस पे इसे 2 भागों में बांटा है। मेनली इसे 2 भागों में एडिशन पॉलीमर
और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर योगात्मक बहुलक, योगात्मक बहुलक जो योगात्मक क्रियाओं से संश्लेषित हो रहे हैं। संघनन में क्या होता है, संघनन बहुलक में इसमें जब मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ती है तो कोई एक सरल मॉलिक्यूल बीच में से विलोपित होता है। ये बेस्ड है विलोपन अभिक्रिया पर और ये बेस्ड है योगात्मक अभिक्रिया पर। जैसे मैंने बताया था योगात्मक और विलोपन अपोजिट रिएक्शन है, ऐसे यहाँ पर जो निर्माण होता है प्रोसेस जो काम में ली जाती है संश्लेषण के लिए, वो दो प्रकार की विधि काम में ली जाती है, योगात्मक और संघनन। संघनन में कोई ना कोई सरल मॉलिक्यूल का विलोपन होता है और योगात्मक अभिक्रिया में जितने भी मोनोमर लिए हैं वो सारे मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं, साइड प्रोडक्ट कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन ये वाली जो दोनों प्रोसेस दी थी ये कैरोथर्स ने दी थी और इसमें कई जगह पर इस तरह की प्रोसेस से वो पॉलीमर का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए बाद में एच.एफ. मार्क ने दो अलग प्रोसेस दी थी, श्रृंखला वृद्धि बहुलक और पदशय वृद्धि बहुलक। चैन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ, वो एक तरह से ये चैन ग्रोथ में क्या होता है कि चैन बनती चली जाती है, जुड़ते चले जाते हैं, एक दो मॉलिक्यूल जुड़े, फिर 3 जुड़े, फिर 4 जुड़े। और पदशय में क्या होता है कि जैसे पहले 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए, फिर अगले 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए, फिर अगले 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए, फिर ये जो 2-2 मॉलिक्यूल जुड़े हैं वो 2-2 मॉलिक्यूल आपस में जॉइंट होते चले जाते हैं। जैसे श्रृंखला वृद्धि में जैसे ये है ए से बी, बी से सी, डी, इस तरह से आगे मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। ठीक, इसमें क्या होता है पहले ए और बी जुड़े, फिर पदशय में ए और बी जुड़े, सी डी जुड़े, फिर ये ऐसे 2-2 करके जुड़ गए, पदशय पद बने, स्टेप जुड़ते चले गए और फिर जब ये सारे स्टेप्स बन गए तो फिर ये यहाँ से जॉइंट हो गए, ये सारे पद आपस में जॉइंट हो गए। हमें जो पढ़ना है अभी वो क्या पढ़ना है, योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक। तो पहले हम योगात्मक बहुलक पढ़ते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं, भी मैंने बताया। एडिशन जितने भी एकलक होंगे वो सारे एकलक आपस में जॉइंट हो जाते हैं। तो इसके लिए नाम से समझ में आ रहा है योगात्मक अभिक्रिया, यानी योगात्मक क्रिया जिसमें होगी। और योगात्मक क्रिया किस में होती है, जिसमें डबल बॉन्ड हो। एक जो मेन पॉइंट है उसका क्या है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड जिसमें होता है। पाई बॉन्ड कहाँ होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। वो वाले जो यौगिक है वो योगात्मक बहुलक का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था एथीन का, एथीन से पॉलीथीन का निर्माण अभी हमने पढ़ा। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं दूसरा टेफ्लॉन का। ये क्या है, डाईफ्लोरो, जैसे डाईक्लोरोएथीन पढ़ा था वैसे क्या है ये डाईफ्लोरोएथीन। एथीन के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस, ये वाले 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहाँ 2 फ्लोरीन आ गए, यहाँ के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहाँ पर 2 फ्लोरीन आ गए। ठीक है, तो डाईफ्लोरोएथीन, डाईफ्लोरोएथीन के हमने N मॉलिक्यूल लिए हैं। N मॉलिक्यूल जब आपस में जॉइंट होते हैं तो वही चीज़ें यहाँ पर एक ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो ये यहाँ पर CF2 का जो बॉन्ड डबल था वो तो हो जाता है सिंगल, और यहाँ पर CF2 ये N मॉलिक्यूल इससे जुड़ते चले जाते हैं, इधर भी CF2 जुड़ रहा है, इधर भी CF2 जुड़ रहा है, तो ये बहुत लंबी चैन बन जाती है। इसमें साइड प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बन रहा है। जितने भी हम यहाँ ले रहे हैं, हम 10 ले रहे हैं तो 10 आपस में जुड़ जाएंगे, 20 ले रहे हैं तो 20 आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, टेफ्लॉन। क्या बना है ये, टेफ्लॉन। क्या लिया है, डाईफ्लोरोएथीन। ठीक है, डाईफ्लोरोएथीन में हमने यहाँ से क्या बनाया है, टेफ्लॉन। तो ये जो डाईफ्लोरो, तो ये है डाई और यहाँ पे डाई, टेट्राफ्लोरो है। टेट्राफ्लोरोएथीन से किसका निर्माण हुआ है, टेफ्लॉन का।
ये टेफ्लॉन कहाँ पे यूज़ आता है? आप देखते हो कि जो नॉन स्टिक बर्तन है, ठीक है, उसमें हमको जो वो काला काला सा जो लेप होता है, वो जो पॉलिश होती है वो किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है, ठीक है। नॉन स्टिक में टेफ्लॉन की पॉलिश होती है। और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे पॉलीएस्टर है, ठीक, ये सब किसमें, पॉलीस्टराइन है, ये सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं? योगात्मक बहुलक में। और योगात्मक बहुलक में और क्या विशेषताएं होती है? क्या क्या हो गया? एक तो इसमें क्या होना चाहिए? असंतृप्त यौगिक होने चाहिए जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड का हो, वही क्या बता सकते हैं? योगात्मक बहुलक बना सकते हैं। समान यूनिट्स होती है इसमें, और कोई भी सह उत्पाद इसमें प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम संघनन बहुलक। इसमें अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था नायलॉन 66 का, वही एग्जाम्पल इसमें आएगा संघनन बहुलक। इसमें इसकी क्या विशेषता है कि इसमें क्या होना चाहिए? जैसे हमने योगात्मक बहुलक में बोला कि उसमें असंतृप्त यौगिक होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसमें द्वि या त्रिक्रियात्मक समूह, द्वि या त्रिक्रियात्मक समूह समूह युक्त यौगिक होने चाहिए, युक्त यौगिक होने चाहिए। कैसे द्वि या त्रि? जैसे मैंने बोला कि जो एकलक होते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था नायलॉन 66 का, ठीक है, मैंने लिया था CH2O6 और यहाँ पर NH2 ज्वाइंट करे थे, प्लस लिया था एडिपिक एसिड, ठीक है, एडिपिक एसिड CH2O4COOH। मैंने जो यहाँ पर दो मोनोमर लिए हैं, वो दोनों मोनोमर मिलकर क्या हो रहे हैं? दो क्रियात्मक समूह अलग अलग मिल रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा था? उसमें ये जरूरी नहीं था कि जो एकलक हो उसमें दो या तीन क्रियात्मक समूह। यहाँ पर आप देख रहे हो इस वाले मॉलिक्यूल, इस वाले एकलक में एक क्रियात्मक समूह क्या है? एमीन। और इस वाले मॉलिक्यूल में एक क्रियात्मक समूह क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जब ये पॉलीमर बनता है तो दो क्रियात्मक समूह इसमें जुड़ रहे हैं, दो क्रियात्मक समूह से यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो इसके लिए क्या विशेष स्थिति है कि दो या तीन क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक होने चाहिए, और वो अगर एक में हो तो एक में भी हो सकता है। जैसे इस मोनोमर में मैंने दो सेम लिए हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक मोनोमर में ही दोनों अलग अलग हो जाए, एक मोनोमर में ही दो क्रियात्मक समूह हो जाए, या फिर हम जो मोनोमर ले रहे हैं उन दोनों मोनोमरों में अलग अलग क्रियात्मक समूह हो, ठीक है। तो इसमें जो मैंने दो मोनोमर्स लिए हैं वो क्या है? एक उसमें एक NH2 है और एक में COOH है। जब इसको यहाँ से मैंने बताया था कि इसका H और इसका OH लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है और ये जॉइंट हो जाते हैं। CH2O6 NH, यहाँ से ये H दूसरे OH से जॉइंट हो जाएगा और HO तो निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा है? CO। क्या बचा है? CO। ये कार्बोक्सिलिक हम कैसे बनाते हैं? इस तरह से बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। और यहाँ पर एक NH लिखना भूल गई मैं, लिखते हैं NH। क्या बच रहा है यहाँ? NH जॉइंट है CO से और CH2O4CO। ये क्या है? नायलॉन 66। अब इसमें ये जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड इसमें बनते हैं ना। एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन J1, उसमें भी आएगा ये पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में आपने सुना ही होगा, बायो के बच्चे जानते होंगे पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। तो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बनता है। अब मैंने तो ये दो मॉलिक्यूल बनाया, उसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है, क्योंकि हम केवल दो मॉलिक्यूल नहीं ले रहे हैं, हम बहुत सारे मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो
जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे उसके अकॉर्डिंग पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का भी निर्माण होता है। और संघनन के बहुलक की क्या विशेषता है? एक तो इसमें द्वि या त्रिक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक होने चाहिए। दूसरा इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में कोई ना कोई एक सरल मॉलिक्यूल का विलोपन होता है। सरल मॉलिक्यूल यानी छोटा मॉलिक्यूल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, अल्कोहल है, इन मॉलिक्यूल्स का इसमें विलोपन होता है, जैसे यहाँ पर हो रहा है। और जबकि योगात्मक में क्या हो रहा था, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा था, जितने हैं यूनिट्स वो सारी जुड़ रही थी। अब जितने मोनोमर आपस में जुड़ रहे थे उसके कारण मोनोमर जो जुड़ रहे थे तो उस मोनोमर का गुणक अनुभार उसमें बन रहा था। जैसे हमने 4 मोनोमर जोड़े तो एक मोनोमर का सपोज 38 ग्राम उसका वेट है, तो 38 × 38 4 बार, ठीक है, तो उसका वेट बन रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मोनोमर यूनिट्स का गुणक नहीं है उसका भार उसमें से, क्योंकि हम वाटर मॉलिक्यूल तो निकाल रहे हैं, उसमें कोई ना कोई हम सरल मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं। वहाँ तो जितना हम मोनोमर ले रहे थे योगात्मक में उतने ही मोनोमर का वेट उसमें प्लस होता चला जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हम मोनोमर ले रहे हैं वो सारे आपस में जुड़कर एक पॉलीमर नहीं बना रहा, उसमें कुछ सरल मॉलिक्यूल भी निकल रहे हैं, इसलिए इनका वेट उसमें उनके वेट में से माइनस हो जाएगा, इसलिए इसका वेट थोड़ा सा उनके कंपैरिजन कम होता है जो हम पहले लेते हैं मोनोमर उसका, ठीक है। ये था संघनन बहुलक। और इसके और भी एग्जाम्पल है, पॉलीएस्टर इसी का एग्जाम्पल है।